सुल्तान राही साहब का आपकी ज़िंदगी में क्या ताल्लुक़ है? और उनके जो ज़िंदगी का एक पहलू जो नहीं देखा हुआ हमने कैमरे पर, उस पर रोशनी डालो। आय हाय क्या बात की आपने डॉक्टर अफ़ान साहब। मुझे वो दौर याद करा दिया जब मैं मरे कॉलेज का स्टूडेंट था और मुझे फ़िल्मी कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। और मुझे अदाकार मोहम्मद अली साहब को मैंने ख़त लिखा और उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया। और उन्होंने वो ख़त जो था उसके अंदर मैंने कहानी का एक आइडिया दिया हुआ था कि बड़ी यूनिक किस्म की उस दौर की जो एक स्टोरी थी, उन्होंने रंगीला साहब को दी। उन्होंने रंगीला साहब को दी तो मुझे कहने लगे कि आप ना इस नौजवान को बुला लें। मैं सियालकोट से मैं आ गया यहाँ पर स्टूडियो में और सारा दिन रंगीला साहब की कोठी के सामने खड़ा रहा कि अभी निकलेंगे तो मैं उनको बताऊँगा कि मैं आ गया हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि वो तो पता नहीं शाम को जाके उठेंगे, करेंगे जो भी है। तो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने स्टूडियो में चला गया। स्टूडियो में जब मैं बैठा नमाज के लिए गया तो इत्तेफाक से सुल्तान राही साहब जो है वो मस्जिद में आए। वो मस्जिद उन्होंने बनवाई हुई थी, मुझे नहीं उस वक्त पता था, बाद में पता चला। तो आए और उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ी। नमाज जब पढ़ी तो दुआ शुआ करने के लिए तो मेरी तरफ देख के स्पेशली मुझे कहा कि कहाँ से आए हो, क्योंकि क्लीन शेव और घुंघराले बाल और बिल्कुल एक ऐसा एक नौजवान का रूप था। वो उनका हीरो बनने आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं फ़िल्म की कहानी लेकर आया हूँ रंगीला साहब। जैसे मैं रंगीला साहब का नाम लिया तो मुस्कुरा दिए। अच्छा। तो कहने लगे अच्छा क्यों फ़िल्मों की कहानियाँ लिखना चाहते हो? मैंने कहा मैं ये। इस दौरान उन्होंने चाय मंगवाई मेरे लिए कि इसको लड़के को चाय पिलाओ। मैंने बताया मैं सुबह से आया हूँ। तो कहते तुमने तो लंच भी नहीं किया होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। चाय और रस वगैरह साथ मुझे उन्होंने खिलाए, मस्जिद में मेरे पास बैठे रहे। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम अभी पढ़ो, तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है। वो मुझे आधा घंटे तक सुल्तान राही साहब लेक्चर देते रहे, समझाते रहे। और जिसके बाद शायद मैं उनकी बातों से इतना मुतासर होकर भी ना होता, हालांकि मैंने उनकी फ़िल्में देखी हुई थी उस दौर में भी। तो मेरे लिए वही बड़ी बात थी कि सुल्तान राही साहब मुझे समझा रहे हैं एक, लेकिन उनकी बातें मुझे अच्छी बड़ी लग रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग, आपको पता, चांस हम बाज तो नहीं आते ना, हम दूसरे दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मैं जब बाहर निकला तो इत्तेफाक से रंगीला साहब आ रहे थे। मैं जाके उनको बताया, फ़ौरन जाके बताया। मैंने कहा मेरी तो नमाज़ पढ़ी है, दुआ कबूल हो गई। रंगीला साहब सामने आ गया, मैंने जाके मुलाकात। मैंने कहा जी इस तरह आपने बुलाया था। तो मुझे कहने तो मैंने कहा जी आपने की करा। अब जो रंगीला साहब को जो जानते हैं वो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उनका मिजाज कैसा था, भूल जाते थे उनका बस। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, मैं शौक लगा जब। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंसल्टिंग है कि बात कैसे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने की, खैर मैंने उसके बाद वापस चला गया। उसके बाद जब मैं फिर मरे कॉलेज में मेरी तालीम मुकम्मल हुई, फिर उसके बाद मैं लाहौर आया। लाहौर आने के बाद जर्नलिज़म शुरू हुई। फैमिली मैगज़ीन वाई वक्त को मैंने 90 में मैंने ज्वाइन किया। 91 में रेगुलर जब हुआ तो इस दौरान स्टूडियो जाना शुरू हुआ। स्टूडियो जब जाना शुरू हुआ तो सुल्तान राही साहब को मैं बताया करता था कि मैं अब ग्रेजुएशन मैंने कर ली हुई है और मैं इस तरह। तो वो बड़े खुश हुआ करते थे। वो कहते थे पढ़ाई तुमने अभी नहीं छोड़नी। मेरे लिए जो सुल्तान राही साहब की मैंने अपने करीब से उनको जो देखा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि यार वो आशिक रसूल थे और कुरान के आशिक थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने तफसीर लिखी थी कुरान पाक की और हिफ़्ज़ तकरीबन कर लिया था। ये लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नमाज का जब वक्त होता था वो नमाज पहले पढ़ते थे, अजान देते थे, इमामत कराते थे। और जब किसी इलाके में भी जाते थे सबसे पहले जाके वहाँ पर, अगर किसी इलाके में मस्जिद नहीं होती थी, मसाजिद तमीर करवाया करते थे। और उनका लंगर तो खैर बहुत बड़ा होता था, लोगों की मदद बहुत ज़्यादा किया करते थे। ये अलग चीज़ें, ये और बहुत सारी शख्सियत जो मजहबी उनका जो उनसर था। मुझे एक दिन मेरी बात होती खालिद अली मोटा साहब से, बड़े पाकिस्तान के कॉमेडियन जो अदाकार रहे हैं। और आपको मज़े की बात एक और बताऊं, खालिद अली मोटा यानी कि हमारे यहाँ एक कॉमेडी जो एक्टर है उसको मस्खरा ही कहा जाता है ना, एक थर्ड क्लास एक्टर उसको, खुदा ना, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुर है को उसको अहमियत ज़्यादा नहीं दी जाती। BA LLB थे वो, LLB के एडवोकेट थे वो, फैसलाबाद के अच्छे भले घराने से, जहांगीर बदर के क्लास फेलो थे वो। जहांगीर बदर के अलावा और बहुत सारे जो आज के जो बड़े बड़े वकाला थे उनके वो क्लास फेलो थे। और उन्होंने मुझे बताया कि हम सुल्तान राही साहब को जो
आगा साहब को जब देखते थे तो हम नमाज़ फ़ौरन पहले पढ़ना शुरू कर देते थे। हमें जब उनसे कोई काम होता था ना, तो जब वो कहते थे कि मैं तेरा काम तब करूँगा, आज तू नमाज जो है ना तू मेरे साथ पढ़ेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि शाहिद साहब जो थे वो कई दफ़ा टुन हो जाया करते थे जब पीने पिलाने की महफिल। तो हम गए हुए थे, एक फ़िल्म थी, पता नहीं हैबत खान या जब खान को, पता नहीं कोई ऐसी एक फ़िल्म थी या ब्लैक वारंट, कुछ तरह का नाम था, अभी मेरे जहन में नहीं है। तो उसकी शूटिंग के लिए हम गए, तो वहाँ पे सुल्तान राही साहब ने शाहिद साहब को नमाज शुरू करवा दी, दाढ़ी इनकी रखवा दी। यानी कि ऐसे वाक़यात थे कि वो लोगों के को तबलीग किया करते थे और कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हवाले से जितनी तबलीग वो किया करते थे। इधर साइमा के साथ अजीब तरह के, अब क्या हालात है। मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक का जो निज़ाम है ना, उसने अपने कानून के मुताबिक लोगों को माफ़ करना है। उसको पता है कि ये मेरा बंदा है, इसको मैंने कहाँ भेजा है। जैसे आप जो है तारक जमील साहब पर कितना इतराज़ कर लेते हैं, ओ देखो जी जाके अदाकारा नूं जाके मिलते हैं तो जाके उन्होंने जाके तबलीग करते हैं, जेडे स्टेज पर नचदियाँ ने उन्होंने जाके तबलीग करते हैं। तारक जमील साहब पर इतराज़ किए जाते हैं ना, तो इसका काम तो सुल्तान राही ने किया हुआ था। सबसे पहले सुल्तान राही साहब पर भी ये इतराज़ किया जाता था। वो कहते थे यार नमाज और कुरान जो है ये मेरा ईमान है, ये मैंने करना ही करना है। लेकिन एक दफ़ा मैंने सुल्तान राही साहब से कहा कि मुझे समझ नहीं आती, हम कन्फ्यूज्ड कौम हैं, हम कन्फ्यूज्ड हैं कि हम बुराई और अच्छाई की तमीज़ के चक्कर में अच्छाई करते ही नहीं हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। अभी आपको मैंने देखा है कि आप साइमा के साथ जफ्फियाँ लगा रहे थे, मैं ऐसे ही कहा, मैंने कहा आप साइमा के साथ जफ्फियाँ लगा रहे थे गाने के अंदर, तो सारा कुछ क्या है। और जैसे ही अजान का वक्त हुआ है आपने फटाफट उसको छोड़ा, जाके नमाज़ पढ़नी शुरू हो गई। अब आप देखें उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से उन्होंने कहा कि ये हमारी शख्सी कमज़ोरियाँ हैं, हमारा जो कारोबार है, अब बिज़नेस जो है ऐसा वाबस्ता हो चुका है। लेकिन यार हम अल्लाह को तो नहीं छोड़ सकते ना, किस तरह छोड़ें, नमाज में क्यों ना पढ़ूँ। तो अल्लाह गफूर रहीम है, वो मेरी नीयत को अच्छी तरह समझते हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। लेकिन नमाज तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, इस बुनियाद पर मैं छोड़ दूं कि जी सुबह द टाइम। पाकिस्तान में सनमा क्यों ख़त्म हो गया, और मुझे ये बताएं कि मोहम्मद अली साहब, सुल्तान राही साहब का आपने जिक्र कर दिया, वहीद मुराद, नदीम साहब, उन जैसे चेहरे दोबारा नहीं आए। मतलब कुछ लोगों ने उस सकाफ़त को ज़िंदा रखा, शान ने, उमर राना ने, लेकिन ओवरऑल सिनेमा तबाह हो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। ड्रामा इंडस्ट्री ने थोड़ा बहुत टेक ओवर कर लिया, बॉलीवुड कहाँ पहुँच गया, हम तबाह हो गए। वजह क्या थी? बुनियादी एक वजह है, बड़ा सख्त किस्म का जवाब भी हो सकता है, तागूत किस्म का जवाब भी हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, हकीकत है, उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फ़िल्मों में तवाइफ़ का जो कल्चर है ना, और जो बदमाशी का जो कल्चर है, और जो इस टाइप की जो गुज्जर फिल्में बनी हैं, बदमाश फिल्में बनी हैं, भट्ट फिल्में बनी हैं, चौधरी फिल्में बनी हैं, ये फिल्मों के नाम होते हैं। आपने हॉलीवुड का नाम, बॉलीवुड का नाम लिया है, उनकी फिल्मों के ये नाम है। आपके यहाँ जो नाम ही सारे का सखी बादशाह, बादशाह गुज्जर, शाहिया बदमाश, शाहिया गुज्जर, आपने तवाइफ से फिल्म नहीं निकाली और आपकी कौम पढ़ लिख गई है। वो कौम पढ़ लिख गई है जिसके घर में वीसीआर आ गया था, अब तो फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स का अब आ गया ना। आप 20 साल पहले भी चले जाएं, 25 साल पहले भी चले जाएं, तो लोगों का जो फिल्म के इंटरटेनमेंट के हवाले से जायका बदल गया था। उनको पता चल गया था फिल्म क्या होती है, उनको पता लग गया था म्यूज़िक क्या होता है। ये इतना आप देखें, जब आपकी सारी जो म्यूज़िक है वो सारे का सारा आपने तवाइफ को नचाने के लिए ऐसा म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया कि असल म्यूज़िक ही ख़त्म हो गया, तो लोगों की इंटरटेनमेंट जो है ख़त्म होगी। फैमिलीज़ ने फिल्में देखना बंद कर दी। जब फिल्म में रिजेक्ट होना शुरू हो गई तो क्या देखेंगे, हर फिल्म तो दूसरी फिल्म की कॉपी हुआ करती थी। इसके अलावा था सुल्तान राही साहब की बात सुन लें, वो जैसे ही जाते थे वो दूसरी फिल्म की एक उन्होंने टैडी शिफ्टें बनाई हुई थी, वो एक दिन में कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और जाते ही कहते थे ला भाई गेट अप कर। वो कहते थे जी आपको डायलॉग मैं बताता हूँ, वो कहते तो सिचुएशन बता, डायलॉग मुझे पता है। यानी कि उनको पता होता था कि इस फिल्म में मैंने क्या डायलॉग मारने हैं। बात यह है कि आपके ऊपर जो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, और उसके बाद बिजनेसमैन को भी जो है एक इंडस्ट्री भाग गया। इसलिए गया कि हर चीज़ को ना हुकूमत आपकी रियासत जोड़ती है आपको कौम के लिए। मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया में जो फिल्म तरक्की इसलिए कर गई कि नेहरू को ये पता था कि मैंने अपनी कौम को
जो है यकजा करने के लिए फिल्म का मीडियम यूज़ कैसे करना है। जब चाइना के साथ उसकी जंग हुई तो उसने जब ये देखा कि चाइना के बॉर्डर से तो उसकी फ़ौजें सारी भाग गई हैं, तो मैं क्या करूं, मैं सिपाहियों को भेजता हूं, ये सारे के सारे भाग जाते हैं। तो उन्होंने 4 मेरा ख्याल है मुसलमान जो थे उस दौर के, जो उन्होंने बुलाए, दलीप कुमार को बुलाया, मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया, नशाद साहब को बुलाया, ख़याम साहब जो शायर थे उनको बुलाया, और उन्होंने कहा ऐसे मिली तराने लिखें, ऐसे गाने गाएं, ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसा ड्रामा रचाएं कि मेरी कौम के अंदर मोराल जो है पैदा हो जाए, मेरी कौम के अंदर जो है हुब्बुल वतनी पैदा हो जाए। उन्होंने, नेहरू साहब ने अपनी फ़िल्म के अंदर एक बुनियाद रख दी कि उन्होंने पहले भी ये काम किया था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से किया कि उन्होंने नेशनल स्पिरिट के साथ फिल्में बनवाना शुरू की। आपके हमारे पाकिस्तान में किसने ऐसा काम किया? कोई एक मुझे बता दें। एक फ़िल्म बनी थी चिराग जलता रहा, जिसमें मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहब पहली दफ़ा जो थे वो जलवा फरोज़ हुए थे, उनकी ये पहली फ़िल्म थी। और मुझे याद है कि उसमें तलत महमूद जो थे, सिंगर जो थे इंडिया के, उन्होंने भी गाने गाए थे। और वो फातिमा जना ने उसको जाके इनॉग्रेशन की थी, इफ्तिताह किया था जाके उसका, उस फिल्म का। लेकिन वो फिल्में, उसमें दिलचस्पी किसको रही है? पाकिस्तान में फ़िल्म के ज़रिए से देखें, दुनिया का जो इनकलाब आता है ना, वो आपके इन मीडियम से आता है, या फिल्म, रेडियो, टीवी। अभी अंबानी की शादी पे देख लें वो सारा किस तरह उन्होंने, और आपका ये सोशल मीडिया, ये वही मीडियम है। आप कल्चर, आप उसको कंट्रोल करें। रशिया ने नहीं किया हुआ कंट्रोल, चाइना ने कंट्रोल नहीं किया हुआ। ये मुल्क अपने मुल्क के अंदर अपनी फिल्मों को अपने अपने कल्चर के मुताबिक कंट्रोल करते। ईरान की फिल्म आज भी क्यों बेस्ट होती है, इतने बुरे हालात के बावजूद? आपने अपनी फिल्मों का जायज़ा लेकर देख लें। सिनेमा इस वजह से बर्बाद हो गया। अब जिन्होंने इतने इतने जो एकड़ों में सिनेमा बनाए हुए थे, वो क्यों ऐसे काम करते? अब वैसे भी स्मार्ट जो है सिनेमा का दौर है, और बड़े बड़े स्मार्ट सिनेमा बन रहे हैं, और काफ़ी सारे बन चुके हैं। फिल्में अच्छी बनना, आज भी फिल्में जब तक कहानी नहीं होगी, मेकिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, आपका डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा, आपका राइटर अच्छा नहीं होगा। आपको तो पता है राइटर को पैसे नहीं मिलते थे, नगमा निगार को पैसे नहीं। मैं इतने इतने बड़े जो नगमा निगार जो थे, उनके साथ जब मिला करता था, उनसे पूछा करता था कि पैसे कितने मिलते हैं। आपके जो सदाबहार जो गाने हैं, सदाबहार जो गाने हैं, वो 10 रुपये लेकर किसी ने लिखा हुआ है एक गाना, किसी ने 50 रुपये लेकर गाना जो है, कदर नहीं